ये क्या हो रहा है भाई? Good evening and welcome all of you to your own channel Olympiad Corner, and I am your educator Priyanka. Now let's begin with a bit of chemistry. Last class में हमने कुछ चीजें करी थी. I hope आप लोग बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत कर रखी है, थोड़ी और करनी बाकी है. क्या हो गया दिव्यायन? अच्छा, आप रखो आंसर, करो, चलो ठीक है. ऑल राइट, यस. सो अभी तक हमने रीडॉक्स के अंदर इक्विवेलेंट वेट्स की बात करी थी और अब हम यहाँ एन फैक्टर्स कैलकुलेट करने की बात कर रहे थे. एन फैक्टर्स हम अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होते हैं, तो हम उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, राइट? तो हमने कुछ शुरुआत करी थी. सबसे पहली शुरुआत के अंदर हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर पहला पॉइंट देखा था जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन नंबर में. बहुत सारी स्पीशीज मिलेंगी, बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे, बहुत सारे तरह की रिडॉक्स होती है. सो उसके अंदर हम जहां पर कभी ऐसा देखें कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसके अंदर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम यहाँ पे वो बात कर रहे थे. ठीक है, चलिए. सो देखते हैं आगे. हमने एक एग्जाम्पल किया था कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज की बात करते हैं जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं, सॉरी एन फैक्टर की बात कर रहे हैं. सो हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं. तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे जिसके अंदर मैंगनीज का यहाँ पे +7 था ऑक्सीडेशन नंबर और प्रोडक्ट साइड +2 था. सो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 5, and that is the n factor. Total number of electrons exchanged is 5. Total moles of electrons per molecule, right? It is 5. और यही हमने रिवर्स बात करी थी. तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ रिएक्शन होने पर Mn+2 से Mn4- बना, जहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है. तो चेंज यानी कि n फैक्टर कितना है? +5 का है. ये शायद यहाँ पे ये 2 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है. सो चेंज हियर इज 5. सो इसका n फैक्टर जो है वो 5 हो जाएगा. ठीक है, इसका n फैक्टर जो है वो यहाँ पे 5 हो जाएगा. इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा अगर कल नोट्स में लिखने में, राइट? सो इसका n फैक्टर जो है वो 5 हो जाएगा. सो दोनों साइड n फैक्टर 5 है. और यहाँ पर भी हमने यही चीज ऑब्जर्व करी थी, जब दो एटम्स हैं, पर मोल पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है उसको हम काउंट करेंगे. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखिए 0 से +5 जाने में 5 एटम्स 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा था और 0 से +5 जाने में 5 एटम्स का चेंज 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है. और कितने एटम्स के लिए? एक एटम के लिए. यहाँ कितने हैं? आयोडीन के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं. सो टोटल एक्सचेंज कितने का है? 10 इलेक्ट्रॉन्स का है. सो एन फैक्टर ऑफ आयोडीन हियर इज 10. देन अगर रिवर्स बात करें, इस IO3- आयन का हमें एन फैक्टर चेक करना है. तो अगर हम देखें यहाँ आयोडीन का एन फैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +5. और जब ये रिएक्शन हो रही है तो ये +5 से जा रहा है 0 में. नाउ हाउ मेनी एटम्स वर देयर? ओनली 1 एटम. सो इसलिए यहाँ पे एन फैक्टर IO3- का एन फैक्टर कितना है? 5, राइट? सो मैंने आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया था ऑक्सलेट आयन का. तो यहाँ पे हमने देखा था एन फैक्टर कितना है. ऑक्सलेट वाले कार्बन का एन फैक्टर आ रहा था 2 और वही कार्बन डाइऑक्साइड वाले कार्बन का एन फैक्टर आ रहा था 1. इसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे. चलिए आइए, आई होप आपने उनको कर लिया होगा सॉल्व, तो उनको डिस्कस करते हैं. मीनवाइल, गुड इवनिंग संदीप, हाउ आर यू? मीनवाइल आपने, दिव्यांग ने आंसर्स कॉपी पेस्ट कर रहा था. ओके, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया. देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं फटाफट और चेक कर लेते हैं किसके किसके ऑक्सीडेशन नंबर्स, किसके किसके एन फैक्टर्स, किस किसने सही करे हैं. ऑलराइट, चलिए क्रोमियम के लिए यहाँ पे मैंने जो 4th एग्जाम्पल आपको दिया था,
हाँ जी, सो क्रोमियम के लिए आप देखेंगे, जल्दी से बताइए यहाँ पे क्रोमियम के लिए एक्सचेंज अगर हम देखें तो क्रोमियम +2, यहाँ पे 7 2 14, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका दिया गया है 3। सो 6 से 3 का चेंज, एक एटम में 6 से 3 का चेंज, अरे बाप रे तार फंस गया, हाँ एक एटम में +6 से +3 का चेंज, यानी कि 3 का चेंज है फॉर 1 एटम। सो 2 एटम्स के लिए कितने का चेंज हुआ, 2 एटम्स के लिए 6 का चेंज हुआ। सो एन फैक्टर इधर कितना हो गया 6, ठीक है, एन फैक्टर इधर हो गया 6 और इधर कितने एटम्स हैं, एक ही एटम है और कितने का चेंज है, 3 का चेंज है। सो हियर एन फैक्टर वुड बी हाउ मच, एन फैक्टर वुड बी हाउ मच, एन फैक्टर विल बी 3, एक ही एटम है। नेक्स्ट वन MnO4 माइनस से MnO2, तो यहाँ पे 4 2 8 एंड -2, यहाँ पे कितना आ रहा है +6 आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर एंड MnO2 में +4 है। जल्दी बताइए कितने का चेंज है, कर रखा है क्या, ठीक है, ऑल राइट। सो कितने का चेंज है, 2 का चेंज है। सो हियर एक ही एटम है इसलिए एन फैक्टर MnO2 माइनस का 2 है और यहाँ पर भी MnO2 से अगर रिवर्स बात करें सो इसके अंदर प्रोडक्ट का भी एन फैक्टर जो है 4 से 6 का चेंज यानी कि 2 का चेंज। और याद रखिएगा हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं, राइट, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, इस क्वेश्चन के अंदर सल्फर पे कितना चार्ज है, सल्फर पे कितना चार्ज आएगा, 3 2 6 -2 4 and 4 divided by 2 would be +2। ऑक्सीडेशन नंबर इस वाले सल्फर का +2 है, 12 माइनस ये आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है 2.5। अब निकालते हैं इसके अंदर क्या, इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे S2O3 माइनस का एन फैक्टर, एन फैक्टर इसका कैलकुलेट करते हैं। आप देखिए एक एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है तो 2 एटम्स के लिए 4 एटम्स का एक्सचेंज, 4 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है, ठीक है, 2 एटम्स के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज है। इस केस में अगर हम बात करें एन फैक्टर, एक एटम के लिए S4O6 माइनस में से एक एटम का के अंदर एक्सचेंज कितने का है, 0.5 का, कितने का, 0.5 का। मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी कुछ, 2 से 2.5, ये तो 0.5 है, सॉरी वेट, 0.5 का और 2 एटम से, तो यहाँ पे एन फैक्टर जो है वो 1 हो जाएगा। कैसे कैसे एन फैक्टर कैसे 1 हो जाएगा, 0.5, 2 minus 2.5, 0.5 into how many atoms, 2 atoms will give you n factor equal to 1। so इसका n factor जो है 1 है, ठीक है। और यही चीज अब हम यहाँ देखें 2.5 minus 2, 0.5 का डिफरेंस, 0.5 का डिफरेंस और टोटल एटम्स कितने 4, so that is going to give you 2। so यहाँ पे S4O6 माइनस का n फैक्टर हो जाएगा 2 while S2O3 माइनस का n फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है बिल्कुल सही, राइट, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जगह नहीं छोड़ी मैंने, ओके नेक्स्ट वन अमोनिया में देखते हैं। नाइट्रोजन का एन फैक्टर नीचे लिखना पड़ेगा भाई, जगह नहीं है, 3 और यहाँ पे 0। सो 3 से 0 कितने का चेंज, 3 का चेंज, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, एक ही एटम है सो एन फैक्टर 3 हो जाएगा। और यहाँ 0 से 3 जा रहा है तो यहाँ पर भी एन फैक्टर बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स हैं, 3 का चेंज और एक एटम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, तो 2 एटम्स के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, तो 3 into 2 विल गिव यू 6 ओवर हियर। सो नाइट्रोजन का एन फैक्टर यहाँ पे 6 है और अमोनिया का एन फैक्टर यहाँ पे 3 आएगा। नेक्स्ट वन, मूविंग ऑन फर्दर, लैग आ रहा है, लैग आ रहा है क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन हितेश, पर तुम इस चैनल पे फिर क्या कर रहे हो, लैग हो रहा है, अभी भी हो रहा है क्या, अभी भी लैग हो रहा है क्या, अब ठीक है, ओके ठीक है फाइन।
चलिए, सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे किसकी, Fe3, हाँ नेक्स्ट वन Fe3O4। Fe3O4 के अंदर अगर हम यहाँ एन फैक्टर निकालें तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर कैलकुलेट करें यहाँ पे। सो Fe3O4 के अंदर 4 2 ज़ा 8, 8 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 और इधर प्लस 8, 8/3 माइनस सॉरी प्लस 8/3, ये हो गया Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। और इधर 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 है, वो यहाँ से भी दिख रहा है, प्लस 3 है। सो चेंज कितने का है, चेंज अगर हम कैलकुलेट करें एन फैक्टर के लिए, हमें चेंज कैलकुलेट करने की जरूरत है 8/3 माइनस, मतलब 3 माइनस 8/3। सो अगर हम चेंज कैलकुलेट करेंगे 3 माइनस 8/3, ये आएगा अपना 1/3। अब ये 1/3 कितने एटम्स के लिए है, एक एटम के लिए। कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 3 एटम्स हैं। सो एन फैक्टर इसका निकल के आएगा 1, राइट। Fe3O4 का एन फैक्टर निकल के आएगा 1। और वहीं इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें Fe2O3 के लिए, तो यहाँ पे एन फैक्टर 3 माइनस अगेन कितना हो जाएगा 1/3, डिफरेंस तो उतना ही रहेगा 1/3 इंटू 2। सो ये आ जाएगा अपना 2/3। 8th क्वेश्चन का आंसर ओपी। हितेश पढ़ लो बेटा, हैं ये सब तो ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ हाँ पढ़ लो थोड़ा सा। अभी ठीक है क्या, लैग अभी भी है क्या? अभी भी लैग है क्या बेटा? चलो ठीक है, लैग नहीं हो रहा है, आप पढ़ाओ। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रोहित ध्यान यहीं रखिए, डिस्ट्रैक्शन की, देखो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपने मन को बोलिए कि भाई यहीं रहे, कहीं इधर उधर मत जा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप इधर ही ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा तो होता रहेगा लाइफ में, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, ये हमको डिसाइड करना है कि हमें अपना ध्यान किधर देना है। फिर से लैग हो रहा है, अरे वेट बेटा, wait, let me call somebody who can help. Wait, I'm just pausing for a minute. लैग हो रहा है।
4, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट में है, एंड यहाँ पर फॉस्फोरस का कितना है -3, राइट। अब चेंज कितने का है, एक एटम के लिए चेंज है 3 का, और यहाँ कितने एटम्स हैं, यहाँ 4 एटम्स हैं। सो अगेन 3 into 4 will give you here n factor is 12, and here this side n factor कितना हो जाएगा, एक ही एटम के लिए एक्सचेंज और एक ही एटम है, तो यहाँ पे n factor जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन करेक्टली किया हो। रोहित देखो ये तो होगा, ये तो आम बात है, ये तो उम्र का तकाजा है तुम्हारी, ठीक है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ध्यान कहाँ देना है, आपके करियर गोल्स क्या हैं और प्रायोरिटी क्या है, आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी चीज़ें लाइफ में, ठीक है, राइट। आई होप अब ये लैग चला गया होगा। प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन, इज इट स्टिल लैगिंग, is the video still lagging? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट वन H2S, यहाँ पे सल्फर -2 एंड 0, सो यहाँ पे 2 का एक्सचेंज है, 2 का एक्सचेंज होते ही यहाँ पे n फैक्टर कितना हो गया है, एक ही एटम है, 1 एटम, सो n फैक्टर इज 2 ओवर हियर, और इसके अंदर अगर हम n फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी इसका n फैक्टर 2 है, क्योंकि 0 से 2 का एक्सचेंज और एक ही एटम है अगेन, सो n फैक्टर इज 2, ठीक है, ऑल ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, ठीक है, चलिए वी कैन प्रोसीड नाउ। ऑलराइट, सो आपने आई होप एक सिंपल रिडॉक्स के अंदर जहां पे एक ही एलिमेंट के अंदर आपको चेंज इन एन फैक्टर नजर आ रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर समझ में हेलो दी एस्पायर, वेरी गुड दिव्यायन, वेरी गुड बेटा। कभी रोहित, कभी कभी कुछ चीज़ों को होल्ड पे रखना होता है, कुछ चीज़ों को कभी होल्ड पे रख के प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और आप अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि नवंबर है, नवंबर के बाद बातें बाकी कर लेना, ठीक है, राइट। अभी सब कुछ भूल के फिलहाल सब कुछ होल्ड पे करके, कभी कभी हम होल्ड पे रखते हैं ना कॉल को। यस आदर्श, यस आई रिमेम्बर नाउ, ठीक है आदर्श, गुड इवनिंग। तो रोहित, आप अपना ध्यान सीधे अपने गोल करियर की तरफ खींच के लाइए, क्योंकि जब करियर अच्छा चलता है तो सब चीज़ें अपने आप अच्छी चलने लग जाती हैं, और अपने आप को स्ट्रांग बनाना तो वैसे भी ज़रूरी है। आई थिंक अब इस टाइम, इस ईरा के बच्चे इतने समझदार हैं, हेलो प्रशांत, इस ईरा के बच्चे इतने समझदार हैं कि वो करियर ओरिएंटेड हैं, करियर फोकस्ड हैं, सो उनको ये बात, ये सब चीज़ें आसपास चलती रहेंगी, लेकिन मेन फोकस आपका अपने करियर पे होना चाहिए, बाकी सब चलेगा आसपास, जैसे खाना खाते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, सब काम करते हैं ना, वो सब साथ के बाद के काम अलग से हैं। चलिए, हेलो प्रशांत, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पहला हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने देखा था कि एन फैक्टर हम तब कैलकुलेट कर रहे थे जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अब हम उसके आगे की बात करेंगे, हम देखेंगे एक से ज्यादा एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है जब, ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट के अंदर एन फैक्टर, कैलकुलेटिंग एन फैक्टर व्हेन ये कहां तार यार, when oxidation number of all elements, या हम कहें more than L elements either increases or decreases। आपको ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फेसिंग एरो समझ में आ रहे होंगे, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर किसी, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका या तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता नजर आ रहा है रिएक्शन में, और कोई एक स्पीशीज है जिसके अंदर आपको
क्या हो रहा है, रिएक्शन होने में आपको ऑक्सीडेशन नंबर या तो सिर्फ बढ़ता ही हुआ नजर आ रहा है या घटता ही हुआ नजर आ रहा है। सो एनायन और केटायन दो स्पीशीज हैं और दोनों का ही आपको ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता नजर आ रहा है या घटता नजर आ रहा है। तो आपको जाना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक पे। क्या बेसिक है, क्या बेसिक है, हमने क्या बेसिक में बात करी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड पर मोल। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, इन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, हमें हर बार यही कैलकुलेट करना है। दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है स्पीशीज, दोनों में रिडक्शन हो रहा है यानी कि दोनों अगर के ऑक्सीडेशन नंबर घट रहे हैं तो उस केस में दोनों ही स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है। सो हमें अल्टीमेटली बात क्या करनी है, बेसिक में बात करनी है कि एक्सचेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। अब आपका बैकलॉग कंप्लीट हो गया है आदर्श, चलिए बैकलॉग कंप्लीट हो गया है तो अब थोड़ा सा बस साथ साथ में क्वेश्चंस डिस्प्रपोर्शनेशन पे आएंगे, वो केस आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है बेटा दिव्यायन, आप डिस्प्रपोर्शनेशन भूल गए हैं क्या, इसका मतलब वेट करिए, वेट करिए। आपका बैकलॉग कंप्लीट हो गया है तो अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए आदर्श। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। सो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो इस केस में आप एन फैक्टर, मैंने क्या हाँ अलग से लिखा था, नहीं लिखा था, ओके। इस केस में यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला। देखिए ये है फेरस ऑक्सिलेट, इसके अंदर जरा आप गौर से देखिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ +2। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सिलेट में अभी हमने निकाला था, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है यहाँ पे 4 2 8, ऑक्साइड 4 2 8, 8 4 2 8 और 2 माइनस यानी कि -6 फॉर 2 एटम्स, सो यहाँ पे +3। ठीक है, +3 और कार्बोनेट के अंदर यहाँ +4 और आयरन का हमको यहाँ दिख रहा है +3। सो क्या आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आयरन का भी हमको ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सिलेट से कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राइट, ये क्वेश्चन बहुत सालों पहले आईआईटी में आया हुआ है। ठीक है, मैंने इसीलिए यही एग्जाम्पल पिक किया ताकि आपको एकदम क्लियर बात समझ में आए कि बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के कॉन्सेप्चुअल बात पूछी जाती है। तो आपको यहाँ पे एकदम अच्छा एग्जाम्पल देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और सब जगह आपको ये डिस्कस होता मिलेगा, कहीं भी आप देखें किसी भी बुक के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आयरन ऑक्सिलेट यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए दोनों के अंदर हमको ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस केस में हम क्या करें, हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे चले जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज की हम बात करें। ठीक है, आप देखिए आयरन के अंदर एक्सचेंज हो रहा है कितने का डिफरेंस कितना आ रहा है, आयरन का इन फैक्टर N1 निकालें हम, यहाँ कितना आएगा, आयरन को मान लेते हैं N1 उसका इन फैक्टर और ऑक्सिलेट के अंदर कार्बन का इन फैक्टर मान लेते हैं हम N2। तो आप अगर यहाँ देखें तो आयरन के अंदर हमें एक्सचेंज दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सिलेट के अंदर भी हमको एक्सचेंज दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 1 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 एटम, 1 इलेक्ट्रॉन फॉर 1 एटम। यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने ऑक्सिलेट में 2, तो टोटल कितना हुआ N2 कितना हुआ यहाँ पे 2। सो N फैक्टर इस कंपाउंड का इस रिएक्शन में आ रहा है 3। तो हमने बेसिकली यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ पे N1 प्लस N2 कर दिया है, हमने यहाँ पे क्या किया है N1 प्लस N2 कर दिया है और कुछ नहीं किया है, दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर्स हमने निकाले हैं, चेंज इन, कोई बात नहीं,
बेटा रीडॉक्स समझने के लिए रीडॉक्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो और उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स मैंने रीडॉक्स में कवर कर दी हैं। तो अभी अपना टाइम बॉन्डिंग में ना लगा के आपको अगर कुछ रीड करना है तो आप पीरियोडिक टेबल रीड करो आदर्श, ठीक है। और एनसीईआरटी से आप रीडॉक्स पूरा रीड करो, आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरा रीड करो, वहां से उसके पूरे क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, ठीक है। अभी मतलब डाइवर्ट, अगर क्लास मेरी क्लास फॉलो कर रहे हो तो हम अभी वो सारी चीजें पाइपलाइन में कवर करेंगे, लेकिन ये जो 2 चैप्टर्स हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड रीडॉक्स, ये बहुत अच्छे से करने, इसलिए इसको हम बहुत सारा एम्पल टाइम दे रहे हैं और सबसे जरूरी चैप्टर्स हैं, इसीलिए हम इसको पूरा टाइम दे रहे हैं। और आप अगर पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे तो यहाँ यही कॉन्सेप्ट्स हैं, मोल कॉन्सेप्ट, मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और दिस रीडॉक्स, इन्हीं से मेजर पार्ट आता है क्वेश्चन, मतलब जान है मोल कॉन्सेप्ट, आप यूं समझ लो जान है एनएससीजेएस की मोल कॉन्सेप्ट, उसके बिना उनका खाना नहीं उतरेगा, खाना नहीं समझ में आएगा, राइट। तो सब कुछ मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, इसीलिए इस पे पूरा फोकस करें। और इसके अलावा अलाइन जो कॉन्सेप्ट है वो हम कर लेंगे अभी फटाफट, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, पहले आप इसको कर लो अच्छे से। रीडॉक्स में मिलेगा ना इक्विवेलेंट वेट, भैया दिव्यायन ये तो जरूरी है, बिना इक्विवेलेंट वेट के रीडॉक्स करोगे कैसे, बिना इक्विवेलेंट वेट के रीडॉक्स करोगे कैसे, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनके कैलकुलेशंस होंगे कैसे, इक्विवेलेंट वेट तो होगा, आप देखिए। चलिए आगे बात करते हैं, हाँ जी अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं हम यहाँ पे। सो आई होप आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे चलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है हमको यहाँ पे +1 है, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हमको दिख रहा है यहाँ पे +1 है और फास्फोरस का हमको दिख रहा है यहाँ पे -3 है। आगे बढ़ते हैं, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है, वो भी दिख रहा है, 4 2 8, 8 -3 5। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हमको यहाँ पे 5 नजर आ रहा है। सबके ऑक्सीडेशन निकल गए। पहला देखिए यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बिल्कुल अब तो क्विक हो जाने चाहिए, मतलब देखते ही धड़ 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 ऑक्सीडेशन नंबर फटाफट निकलने चाहिए, आपकी वो स्पीड बन जानी चाहिए बाय नाउ, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने बिल्कुल शुरुआत में करा था, राइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा हमने इतनी प्रैक्टिस क्यों करी थी, क्यों जरूरी है। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। अब यहाँ देखिए चेंज कितने का है, एन फैक्टर निकालते हैं, N1 निकालते हैं पहले। चलिए चेंज कितने का है, कॉपर के लिए चेंज कितने का है, आप देखो 1 से 2 जा रहा है, +1 से +2 जा रहा है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, +1 से +2 जाने में एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ऐसे कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। ऐसे कितने एटम्स हैं, सो 1 × 3 विल गिव यू 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है कॉपर के लिए। फॉस्फोरस के लिए देखिए -3 से +5 जा रहा है, हाँ -3 से +5 जा रहा है। जल्दी बताओ जरा कितने का चेंज हुआ, जल्दी बताओ जरा कितने का चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ, जल्दी बताओ। करेक्ट दिव्यायन, करेक्ट क्रिश, करेक्ट आदर्श। आदर्श केमिस्ट्री का देखिए एनएससीजेएस आप इतना ब्रॉड सिलेबस है, मतलब आ तो कहीं से भी सकता है सैलाब की तरह, लेकिन हमें बेसिक जो उन्होंने गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है उन्होंने, क्लास 9th एंड क्लास 10 दे रखा है, लेकिन उनकी डेप्थ तक हम जा रहे हैं। 11th एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी, जहां जहां से जो भी टॉपिक टच कर रहा है वहां वहां तक हमें वो टॉपिक्स कवर करने चाहिए, ठीक है। और वो टॉपिक्स हमें कवर इसलिए करने चाहिए क्योंकि आप उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि भैया तुमने ये सिलेबस दिया है तो यहाँ से यहाँ तक ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप उनसे ये सवाल नहीं कर सकते। आपको अपनी तैयारी, अपने तस्कर में सारे अस्त्र शस्त्र तैयार रखने पड़ेंगे। तो हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, आप पूछ लो कहाँ से पूछोगे, ठीक है। हमें अगर बेसिक आता है
बेसिक्स सारे टॉपिक्स के आते हैं, सारे चैप्टर्स के आते हैं, जो जो वो लोग पूछते हैं। और ये हमें कैसे पता चलता है? पुराने पेपर्स देख के। सो आप पुराने पेपर्स देखिए, आपको समझ में आएगा कहाँ से क्या पूछा जाता है। डेप्थ जो मुझे और अभी तक जितने लोगों से हमने इंटरेक्ट किया, हम लोगों को जितनी भी डेप्थ समझ में आई है, वो ये 2 चैप्टर्स की डेप्थ समझ में आई है कि डेप्थ में जाके वो किसको पूछते हैं? मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स को। इसकी वो जान निकाल देते हैं। तो हम हर एंगल टच करें, हम कोई सा भी एंगल अनएक्सप्लोर्ड रिडॉक्स में और सम बेसिक कॉन्सेप्ट में नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे जितना मतलब ऐसा कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छे से करना चाहिए, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर वो हमें वहाँ पे पूरा अच्छे से करना चाहिए, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम अपना केमिकल बॉन्डिंग, वो हमें अच्छे से करनी चाहिए पूरी ब्रॉड, राइट। सो ये गैसियस स्टेट ये बहुत अच्छे से ये चैप्टर्स करने चाहिए। बाकी फिर हम उनको टच करके, बाकी चैप्टर्स को टच करके भी निकल जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सेकेंड स्टेज में ही, उसका INJSO में ही आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। NSE-JS के लिए आपका इतने टॉपिक्स हम अच्छे से कर लेंगे, उसमें इनफ हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो दिव्यांग? CU का +1 क्यों है? अरे फॉर्मूला देखो भाई, गेट बैक टू द बेसिक्स। फॉर्मूला देखो, CU3P का फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूला देखो दिव्यांग। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला वैलेंसी हम क्रिस क्रॉस करते हैं, वैलेंसी क्रिस क्रॉस करके हमको नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 होती तो ये CU3P2 होता। ये CU3P क्यों है? क्योंकि कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे 1 है, इसलिए ये यहाँ पे P2 नहीं है, 1 है, ठीक है। सो इसीलिए हम यहाँ देखें एक्सचेंज कितने का है? +2 का एक्सचेंज है। यहाँ पे एक्सचेंज कितने का है? +2 का। अब N2 निकालते हैं इसके अंदर फॉर फॉस्फोरस। एनायन के लिए हम देखते हैं N2 -3 से +5, तो 8 का चेंज है। -3 से +5 8 का चेंज है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, राइट। और कितने एटम्स है? 1 एटम है और उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। सो यहाँ पे टोटल 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, राइट। अब इसका हम n फैक्टर अगर कैलकुलेट करें, सो इसका n फैक्टर जो है वो कितना आएगा? 8 + 3 11 आएगा। कितना आएगा n फैक्टर? 8 + 3 11 आ गया। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। रोहन क्या चीज वापस समझाऊं? हमने ये जो कॉन्सेप्ट करा है, ये बेटा ये क्लास 11th का है, 9 होगा। क्यों? 8 + 3 9 कैसे होता है दिव्यांग? कैसे भैया? रोहन आप भी 9 लिख रहे हो क्या? 9 11 होगा ना? 8 + 3 11 होता है कि 9 होता है? अरे भाई क्या हो गया तुम लोग को? n फैक्टर चलो इनके निकालोगे तो कितने आ जाएंगे? दिख रहे हैं ये तो यहाँ पे n फैक्टर, कॉपर का +2 एंड इसका फॉस्फोरस का +5। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इसी पे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम यहाँ समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए हमको खूब सारे एग्जाम्पल्स करने पड़ेंगे इसको समझने के लिए, और आपको ये बिल्कुल क्लियरली अच्छे से समझ आने चाहिए, क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, तभी रिडॉक्स के केसेस में आप बैलेंसिंग कर पाएंगे। चलिए मुझे यहाँ पे AS2O3 इन स्पीशीज का आप जल्दी से n फैक्टर कैलकुलेट करके बताइए। जल्दी से n फैक्टर कैलकुलेट करके बताइए। 8 + 3 क्यों किया रोहित सॉरी। टोटल n फैक्टर कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं n फैक्टर व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। सो हमें बात क्या करनी है? n फैक्टर क्या होता है? टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। सो यहाँ पे हम देखें, कॉपर ने
में एक्सचेंज हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन्स का, टोटल कॉपर ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं और टोटल फास्फोरस ने 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। तो इस स्पीशीज के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है? 8 + 3 11 का एक्सचेंज हुआ है। आई होप रोहित आपको ये बात समझ आ गई होगी अभी। आदर्श आपको मैंने बता रखा है, आप नरेंद्र अवस्थी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप आरसी मुखर्जी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप पी बहादुर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, ये सब अच्छी बुक्स हैं, आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके ओके, चलिए दिव्यायन आपका आंसर एकदम सही है, सही जवाब, सही जवाब। बाकी लोग भी जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं क्विकली। पी बहादुर कर रखी है और अभी तुम पूछ रहे थे ये कौन सी क्लास का है। दोनों बातें बेटा मैच नहीं कर रही। रोहन, अगर तुमने पी बहादुर कर रखी है तो तुमको पता होता मैं कौन सी क्लास से और कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ। दोनों बातें आपकी मैच नहीं कर रही हैं। n फैक्टर इज इक्वल टू 28। चलिए बहुत बढ़िया, कोई सोल्यूशन लिख सकता है तो वो भी लिख दें। आप देखिए यहाँ पे जल्दी से इनका आप n फैक्टर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप देखेंगे सल्फर पे -2 और आर्सेनिक पे +3 यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड तो आर्सेनिक यहाँ +5 में हमको दिख रहा है, +5, और सल्फर यहाँ पे सल्फेट के फॉर्म में हमें +6 में दिख रहा है। सो आर्सेनिक के लिए हम एक्सचेंज कैलकुलेट करते हैं +3 से +5 का। आर्सेनिक को मान लेते हैं हम N1, ठीक है। आर्सेनिक +3 से +5 कितने का चेंज है? +3 से +5 2 का चेंज है और 2 एटम्स ही हैं। सो एक एटम 2 का चेंज कर रहा है तो 2 एटम्स 4 का चेंज करेंगे। N2 अगर हम सल्फाइड का मान लें तो सल्फर के एक एटम में -2 से लेके +6 तक का, 2 से +6 का चेंज है, -2 से +6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, और एक एटम 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 3 एटम सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे? 3 8 24, ठीक है। सो टोटल n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? n1 + n2 से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 28। सो इस स्पीशीज के लिए n फैक्टर कितना आ रहा है? 28, ठीक है। कितने लोगों, अरे 28 भाई, 28 क्या लिख दिया है ये? रोहित पहले फर्स्ट सेकंड लेवल करिए, फिर थर्ड लेवल पर बाद में जाना, पहले आप फर्स्ट राउंड में फर्स्ट सेकंड लेवल तक करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, Fe2O3। आई होप आपने इसको भी कर लिया होगा। Fe2O3, यहाँ पे देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ऑक्सीजन -2, हियर 0 एंड हियर 0। सो आप देख रहे हैं +3 से जा रहा है 0 और +3 से जा रहा है 0। एग्जाम्पल हमने गलत ले लिया है, यहाँ पे हमें एक का इलेक्ट्रॉन आप लूज होता देख रहे हैं। +3 से 0 और -2 से 0। +3 से 0 जा रहा है तो अब क्या करेंगे? +3 से 0 जा रहा है, तो यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है? इस एग्जाम्पल को रहने देते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने गलत पिक कर लिया है। हाँ, करा क्या आप लोगों ने? इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस में यहाँ होमवर्क के लिए दे देती हूँ, जिसको हम क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ होमवर्क के लिए दे देती हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप इनको प्रैक्टिस करिएगा।
चलिए, सो हियर ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए करने हैं, और तब तक हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसी के एक एक्सटेंशन पर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन फर्दर, आगे चलते हैं हम इसी के एक एक्सटेंशन पर, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट का इंक्रीज हो रहा है और दूसरे एलिमेंट का डिक्रीज हो रहा है, जो मैंने एक एग्जांपल यहां ले लिया था उसका ही एक्सटेंशन, वो वाला एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। इसका पार्ट बी मान लीजिए यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन एलिमेंट increases and the other element decreases, यानी कि एनायन या कैटायन में से किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और दूसरे का डिक्रीज हो रहा है, राइट किसी का बढ़ रहा है और किसी का डिक्रीज हो रहा है। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं इस बात को। तो हम बेसिकली यहाँ करते क्या आ रहे हैं, हमें क्या करना है, हमको एक्सचेंज पर मोल देखना है, हमको एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल देखना है, बात सारी वही की वही आ रही है, हमें एक्सचेंज पर मोल देखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें करना क्या है। एग्जाम्पल Fe2S3 आपको दे रहा है FeO प्लस SO2। तो आप यहाँ देखिए, इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे +2, -2, +6 सॉरी +4 एंड -2, ठीक है। ये है पूरे नंबर्स। आपको दिख रहा है आयरन के अंदर +3 से +2 जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, +3 से +2 रिडक्शन हो रहा है, +3 से +2 रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, सो यहाँ पे इसको अगर मैं N1 मान लूं तो यहाँ कितना हो रहा है डिक्रीज, कितने का डिक्रीज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज हो रहा है। कितने एटम्स के लिए, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सॉरी गेन कर रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सो यहाँ पे एक एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। ऐसे कितने एटम्स हैं, ऐसे 2 एटम्स हैं। ऐसे कितने एटम्स हैं, ऐसे 2 एटम्स हैं। सो टोटल नेट N1 कितना आ रहा है, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है कितना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड आ रहा है कितना, 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय दिस स्पीशीज इज हाउ मच, इट इज इक्वल टू 2। अब अगर आप यहाँ सल्फर में देखें, सल्फर में -2 से जा रहा है +4, -2 से +4 कितना, -2 से +4, -2 से +4 कितने का चेंज है, 6 का चेंज है। कितने का चेंज है, 6 का चेंज है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो -2 से +4 कितना, N2 जो है वो कितना है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स इनटू हाउ मेनी एटम्स, 3 एटम्स, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे और हमको क्या करना है, नेट चेंज देखना है कि नेट चेंज एक रिएक्शन होने पर आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन को दे देते हैं, ठीक है। तो आपके पास कितने बचे, 3। तो हम वही बात करें कि नेट आपके पास कितने आपके पास एक्चुअली कितने पेन हैं, 3 ही पेन है। आपको 5 मिले, आपने 2 दे दिए, तो नेट आपके पास जो चेंज है, हम वही बात कर रहे हैं कि नेट चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आपको आई होप ये क्लियरली समझ आया होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैग आ रहा है तो गुड इवनिंग मिस्टर क्रेजी, आपका नाम बता दो। ये क्रेजी कहना अच्छा नहीं लगेगा। रोहन, it would be good if you use your pen and practice certain questions.
लैग हो रहा है, 1 मिनट वेट। ओके, सो अभी लैग ठीक हुआ क्या? Okay, I've called the technical team. I've called the technical team again. लैग आ रहा है बहुत ज्यादा, क्लास के बीच में बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि लैग आ रहा है। हम्म, ऑनलाइन में बच्चों को लैग आ रहा है। स्मार्ट बोर्ड में लैग कर रहा है कि ऑनलाइन? नहीं नहीं, स्मार्ट बोर्ड नहीं लैग कर रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन लैग कर रहा है। हाँ, बार बार हो रहा है। नहीं, पर यूट्यूब पे लैग हो रही है ना क्लास। एक बार आप प्लीज बोल दीजिए, इसको रिजॉल्व करा दीजिए। यूट्यूब पे लाइव क्लास लेट करती है, अपने आप बोर्ड पे लेट नहीं करती, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे करती है। ये अभी आज मैंने भी बोला है, कल भी प्रॉब्लम हुई थी कुछ, कल भी उनके हुई थी। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा प्रियंका, प्रियंका भार्गव। फाइन, नाउ कैन वी प्रोसीड? जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन प्रोसीड। अगर आपका लैग थोड़ा ठीक हो गया हो तो नो लैग नाउ। ओके, थैंक यू रोहन। चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ इस कॉन्सेप्ट को। आप देखिए, हमने यहाँ बात करी ऑक्सीडेशन, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का बाय। तो आपको दिख रहा है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सचेंज होने की। सो एक तरफ से तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए? इनका नेट डिफरेंस चाहिए, और यही हो जाएगा एन फैक्टर। क्योंकि एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर क्या होता है? नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन फैक्टर क्या होता है? नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये पहला वाला एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले वाले एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है अंदर यहाँ पे Fe2S3, Fe2S3। सो आयरन के केस में आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स, Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 है, +3 से +2 हो गया है। Fe2S3 चेंज टू FeO एंड SO2, ठीक है, FeO एंड SO2 में बदल गया है। तो अब आप देखो यहाँ आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, यानी कि आयरन का हुआ है यहाँ रिडक्शन। सो आयरन ने किए हैं इलेक्ट्रॉन्स का गेन, ठीक। अब दूसरा देखो सल्फाइड, यहाँ सॉरी ये सल्फाइड नहीं है, ये यहाँ पे आप देखो Fe2S3 में सल्फर जो है, सल्फाइड जो है -2 से कहाँ गया है? ये
सल्फर जो है -2 से +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, -2 से +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पहले तो चेंज देखो कितने का है, 6 का चेंज है, ठीक है, कितने का चेंज है, 6 का चेंज है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +4 जा रहा है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। इधर से इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और इधर से 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, ठीक है। एक एटम ने, आयरन के एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 2 एटम से टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, और टोटल यहाँ पे एक एटम ने सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो 3 एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा बताओ, 18, 6 3 18 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। यहां बिल्कुल हमें नेट एक्सचेंज देखना है, नेट एक्सचेंज देखना है। सो नेट एक्सचेंज देखते हुए हमको यहां से ये समझ आता है कि हमको इसका n फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए इनके मैग्नीट्यूड को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 18 - 2, that is n factor here is 16, this is the n factor, ठीक है। n फैक्टर कितना आ रहा है इस स्पीशीज के अंदर, इस स्पीशीज के अंदर n फैक्टर आ रहा है कितना, 16, राइट। n फैक्टर यहाँ पे कितना आ रहा है, 16। अरे आज भी आयन इन इंटरनेट, सो बेटा अगर 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे तो उसके इसमें क्या होगा, आपको नेट एक्सचेंज देखना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगले एग्जाम्पल से हम यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे ये बात समझ आएगी। अभी भी लैग हो रहा है क्या, अभी भी लैग हो रहा है क्या? आज की क्लास तो पूरी लैग में ही निकल गई। हाँ चलिए, सो यहाँ पे आई होप आपको ये वाला क्लियर हुआ। आप मुझे जल्दी से बताइए ये वाला एग्जाम्पल आपको, हाँ आज फिजिक्स की मैराथन होगी क्लास टॉपिक कंप्लीट करने के लिए, सही है, नो लैग रोहित। चलिए ठीक है, आपको ये वाली बात समझ में आई क्या, ये मुझे जरा कंफर्म करिए, ये वाली बात समझ में आई क्या? हमें नेट एक्सचेंज देखना है, जितना गेन हुआ है और कितना लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रॉन्स का चेंज मिल जाएगा, ठीक है। कितने आए कितने गए, यानी कि एक्सचेंज कितने का एक्चुअली नेट एक्सचेंज हुआ। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल से आपको थोड़ी सी चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। अगले एग्जाम्पल के अंदर जल्दी से आयरन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है कितना, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, जल्दी बताएं, +2, सल्फर इज +6 और यहाँ पे सल्फर जो है वो है कितना, +4, यहाँ पे सल्फर है +4। सो अब आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखिए, आयरन, ये होमवर्क में बाद में लिख दूंगी, जगह नहीं है, मैंने समय का इस्तेमाल किया था। आयरन देखिए, आयरन के लिए चेंज कितना हो रहा है, +3 से +2, ठीक है, +3 से +2। इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये आपको बहुत सारी चीजें, आपके जो डाउट हैं किसी भी चीज को लेकर के इसके अंदर छोटे मोटे, वो सारा क्लियर कर देगा। आप देखो +3 से +2 जा रहा है, ठीक, +3 से +2 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है आयरन का, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो गेन हो रहा है। एक आयरन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है, तो 2 एटम्स कितने करेंगे, 2 का चेंज करेंगे, 1 × 2, ठीक है, विल गिव यू 2। the n factor of this species iron here will be 2। अब आप देखो सल्फर के लिए, सल्फर के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखना, सल्फर के लिए एक चेंज है -2 से +6 का, दूसरा चेंज है सल्फर के लिए -2 से +4 का,
-2 से +4 का, -2 से +6 का। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का, सॉरी सल्फर का -2 से +6 में जा रहा है। बताओ एक्सचेंज कितने का हो रहा है पर एटम, बताओ एक्सचेंज कितने का हो रहा है पर एटम, -2 से +6, -2 से +6, -2 से +6, कितना चेंज है, कितना चेंज है, 8 का चेंज है। सो यहाँ पे एन फैक्टर कैलकुलेट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। कैसे, वो दिक्कत क्यों आएगी वो भी बताती हूँ। चेंज देखो पहले कितने का है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। दूसरे केस में देखो सल्फर जब -2 से +4 में जा रहा है, चेंज कितने का है, यहाँ पे चेंज कितने का है, यहाँ पे चेंज है -2 से +4 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, ठीक है। एक जगह पे सल्फर कितने 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है +6 में आने में, एक जगह पे सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है +4 में आने के लिए, राइट। आप दोनों जगह पे ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स लूज तो हो रहे हैं लेकिन अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पे एक सवाल मन में आना चाहिए कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ लूज हो रहे हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। कितने एटम्स सल्फर के +6 में जा रहे हैं और कितने एटम्स +4 में आ रहे हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा। यहाँ आपको ये बात, इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपको दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंसिंग। यहां पे आ जाता है बैलेंसिंग का रोल, ये दे रखा है 2। सो ये जो 2 है ये कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आपको ये बता रहा है कि 2 सल्फेट वाले सल्फर एटम्स हैं, 2 सल्फेट वाले। सो 3 में से 2 सल्फर ने 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 3 में से 2 सल्फर ने 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। तो यहाँ पे टोटल एक्सचेंज कितना है, 16 का, और एक सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, एक सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। सो यहाँ पे टोटल एक्सचेंज है 6 इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। Thank you Shreyans for watching. Thank you Shreyans for watching. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब इसका हम टोटल देख लें एक बार, अब इसका जरा हम एक बार टोटल देख लें। ये तो हमने इंडिविजुअल एक एक एटम का निकाल दिया। क्या पूछ रहे हो आप कि FeSO4 है ना मैम, N1 भी तो है ना, एज प्रोडक्ट में भी 2 FeSO4 है। हाँ तो अभी आ रहे हैं, अभी हमने टोटल थोड़ी किया है, अभी तो हमने इंडिविजुअल आयरन का और सल्फर के हमने एन फैक्टर्स, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाले हैं। अभी हमने एन फैक्टर टोटल इसका थोड़ी निकाला, इस कंपाउंड का Fe2S3 का एन फैक्टर थोड़ी ना निकाला है अभी, ठीक है। अभी तो हम आधी बात करी है हमने, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी हमने आधी ही बात करी है। सो टोटल अब आपको क्या, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही थी वो इस क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें नेट एक्सचेंज देखना है। नेट एक्सचेंज का मतलब कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए और कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, उनका डिफरेंस, ठीक है। अब देख लो कितने इलेक्ट्रॉन्स आए और कितने इलेक्ट्रॉन्स गए। आप देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है। आप यहाँ देखो कि सल्फर के +6 में 2 एटम्स में से चेंज हुआ है, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है यहाँ पे, और +4 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है। सो नेट जो होगा, नेट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, -2 से +6 एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नेट देखो, इस एग्जाम्पल को चाहो तो दोबारा समझ लेना, रिपीट करके दोबारा देखना। नेट एन फैक्टर N2 - N1। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आए कितने, गए कितने हैं, देखो 16 + 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, 16 + 6, और आए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, गेन कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, -3 से +2 आए। सो टोटल गेन कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं। सो इस स्पीशीज का एन फैक्टर कितना हो जाएगा बताइए, 16 + 4 दैट इज 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ पे नेट जो है चेंज कितने का है, 20 का चेंज है, राइट। सो यहाँ पे एन फैक्टर कितना निकल के आ रहा है, 20। आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को बार बार 2-3 बार करिएगा, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको
सारा काफी क्लियर इनसाइट दे रहा है कि हमको यहाँ एक्चुअली क्या करना है, स्टिक टू द रूट्स, स्टिक टू द रूट्स। यहाँ पे एक का अब आप देख रहे हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है सल्फर, -2 से +6 में भी गया और +4 में भी गया है। सो इस केस में हमें एन फैक्टर क्या होता है, Fe प्रोडक्ट में भी है और रिएक्टेंट में भी है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आयरन आप देखो दिव्यायन, आयरन देखो यहाँ पे +3 से +2 में जा रहा है, ठीक है, +3 से +2 में जा रहा है। कितने कितने का चेंज है, 1 का चेंज है, राइट। और यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 1 मोल में कितने एटम्स हैं, 1 मोल में कितने एटम्स हैं, 2 आयरन के एटम्स हैं। सो 1 मोल के लिए हम यहाँ ट्रांसफर देख रहे हैं कि 2 एटम्स आयरन के कितने का चेंज कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कर रहे हैं। सो इसलिए 1 × 2 विल गिव यू 2 ओवर हियर। इसलिए हमने एन फैक्टर जैसे बाकी में निकाला है, जैसे बाकी में निकाला, देखो यहाँ पर भी हमने वही निकाला है, वैसे यहाँ पे भी n1 कैलकुलेट किया है, 1 × 2, ठीक है। 1 मोल की बात करें आप, यहाँ पे छोटी छोटी जो बातें हमने 1 मोल कहाँ यूज किया और कहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए ओके, अब आप यहाँ पे, आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़ा इस क्वेश्चन के अंदर मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और बहुत डिटेल में हमने इसे डिस्कस किया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को आप, ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से इन डेप्थ आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एन फैक्टर कैलकुलेशन किसका, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर हम कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया था और इधर भी लिख दिया था n1 + n2, और इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर नहीं लिखा, इसके अंदर आप देखो यहाँ पे एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, चेंज इन एन फैक्टर। हाँ, disproportionation reaction, next one is disproportionation reaction। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, अभी तक आपको रिकॉल हो जाना चाहिए होगा क्या होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता है। मिडिल वाली ऑक्सीडेशन स्टेट से, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट से एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बन रहा है और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और उसी एलिमेंट के कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका एक हायर और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। यस यस, सेम एलिमेंट। बेटा डेली का मैं कह नहीं सकती क्योंकि मेरे पास उतनी बैंडविड्थ नहीं होती है, राइट। सो बहुत सारी क्लासेस होती है मेरी ऑफलाइन, तो उतनी बैंडविड्थ नहीं होती, इसलिए क्लासेस डेली नहीं हो पा रही हैं आपका रेगुलर रिक्वेस्ट के बाद भी। दैट इज द रीजन। ऑलराइट, सो सेम एलिमेंट अंडरगोज यहाँ पे, तो इसका एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पर एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए n1 × n2 अपॉन n1 + n2, ये याद रखना है फॉर द स्पीशीज। ध्यान रखिएगा खास बात, फॉर द स्पीशीज अंडरगोइंग disproportionation only, डिसप्रपोर्शनेशन जिस स्पीशीज का हो रहा हो सिर्फ उसी के लिए एन फैक्टर ऐसे कैलकुलेट करते हैं, n1 × n2 डिवाइडेड बाय n1 + n2, ठीक है। सो ये याद रखिएगा क्योंकि डिसप्रपोर्शनेशन में आप आगे जाएंगे तो प्रोडक्ट अलग अलग आपको
एक का ऑक्सीडेशन हो रखा है, एक का रिडक्शन हो रखा है, लेकिन अगर उसकी रिवर्स एन फैक्टर कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो आप वैसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, राइट, क्योंकि किसी में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और किसी में रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो इस बात को आप एक बार एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको ये बात। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ब्रोमीन, ठीक है, Br2, जब इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है और बनता है BrO3 माइनस प्लस Br माइनस, ठीक है। अब जल्दी से इनके अंदर सबका ऑक्सीडेशन नंबर खटाखट कैलकुलेट करिए जल्दी से। ब्रोमीन का 0, इसका +5 और इसका -1, ये है इनके ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ब्रोमीन 0 से +5 जा रही है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रोमीन 0 से -1 जा रही है यानी कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। दो काम हो रहे हैं, एक हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक हो रहा है रिडक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अरे क्या हुआ ये, हाँ, ब्रोमीन 0 से +5 गई है BrO3 माइनस में, 0 से +5 गई है, तो यहाँ पे इस केस में इसको हम N1 मान लेते हैं, जहां पे क्या हो रहा है 0 से +5 ऑक्सीडेशन वाला केस, ठीक है, ऑक्सीडेशन वाला केस। 0 से +5 गई है, 0 से +5 जाने में नेट चेंज कितने का है, 5 का, 5 इलेक्ट्रॉन्स का नेट चेंज कितने का है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का, और कितने एटम्स के लिए, 2 एटम्स के लिए, ठीक है। तो नेट चेंज यहाँ कितने का है, 10 का। सो N1 कितना आया, 10 आया। अब रिडक्शन हाफ देख लेते हैं। रिडक्शन जहां पर हो रहा है, रिडक्शन में ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल, देखिए हमने यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करी है। आप सोच रहे होंगे दूसरा मॉलिक्यूल कहां से आ गया, एक ही, हमने बैलेंस नहीं करी है रिएक्शन, हमने सिर्फ एक रिएक्शन लिखी है कि इसमें ब्रोमीन गैस ली गई थी या ब्रोमीन ली गई थी, उसका डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ, एक स्पीशीज हमें BrO3 माइनस मिली और एक Br-1 मिला है, ठीक है। सो इसके अंदर एक जगह पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक जगह पे रिडक्शन हो रहा है, तो हम जस्ट उसे ही चेक कर रहे हैं कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पे रिडक्शन हो रहा है। सो Br2 नाउ इट डिस्प्रपोर्शनेट्स, यहाँ पे रिडक्शन में देखिए Br-1, ठीक है, Br-1, 0 से ये -1 गया है, कितना, 0 से ये -1 गया है। सो यहाँ पे अगर मैं एन फैक्टर इसका देखूं तो कितने का एक्सचेंज हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज है, 1 का चेंज है, और कितने एटम्स के लिए, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, और कितने एटम्स के लिए, 2 एटम्स के लिए। सो यहाँ पे टोटल कितने का चेंज हुआ है, 2 एटम्स का। अब देखो एन फैक्टर टोटल हम स्पीशीज का, किस स्पीशीज का, ब्रोमीन का। डिस्प्रपोर्शनेशन किसका हुआ है, इसका हुआ है डिस्प्रपोर्शनेशन, किसका हुआ है, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ब्रोमीन का एन फैक्टर, ब्रोमीन Br2 गैस का एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। सो यहाँ पे N1 हमारा कितना निकल के आया है, 10 इंटू N2 कितना है, 2 अपॉन N1 प्लस N2। सो ये आ रहा है अपना 20/12। इसको रिड्यूस कर दें हम तो कितना हो जाएगा, 4 3 and 4 5 5/, ठीक है, 5/3। इसका कितना आ गया अपना एन फैक्टर, 5/3 एन फैक्टर आ गया है अपना इसका Br2 का, ब्रोमीन का। अब अगर इसका एन फैक्टर निकालना तो इसका एन फैक्टर कितना आया, इसका एन फैक्टर आया है 5। आप देखो +5 से 0 में जा रहा है, +5 से 0 में जा रहा है, कितने का चेंज है, 5 का चेंज है, कितने का चेंज है, 5 का चेंज है, कितने एटम से, एक ही एटम है। सो टोटल एन फैक्टर कितना हो गया इसका, 5। दूसरी वाली स्पीशीज को देख लिए, Br के लिए देखिए, ब्रोमाइड आयन के लिए देखिए, Br-1 के लिए कि कितने का चेंज है, Br-1 से 0, Br-1 से 0, कितने का चेंज है, एक का चेंज है, कितने एटम्स है, एक ही एटम है। सो हियर एन फैक्टर इज 1। सो आपको दिख रहा है हमने जो बात कही, क्या कि ये वाला फॉर्मूला ओनली किसके लिए इस्तेमाल होगा, फॉर द स्पीशीज विच इज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन। हियर डिस्प्रपोर्शनेट कौन हो रहा है, सिर्फ Br2 हो रहा है, ना कि BrO3 माइनस या Br माइनस, ठीक है। सो आप
इनका नॉर्मल तरीके से निकालेंगे जैसे आप अभी तक निकालते आए हैं, जैसे अभी हम पिछली क्लास में सीख के आए हैं, और इसके लिए हम डिस्प्रपोर्शनेशन का वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। ठीक बात है, आई होप आपको ये समझ आया होगा डिस्प्रपोर्शनेशन। चलिए मैं आपको अब कुछ डिस्प्रपोर्शनेशन से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, आप होमवर्क के अंदर उन क्वेश्चंस को करके आएंगे, उनका एन फैक्टर कैलकुलेट करके। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कॉन प्रपोर्शनेशन का भी दे रही हूँ। देखते हैं आप ये दिमाग लगाते हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक है। सो मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ कॉन प्रपोर्शनेशन का भी दिया है। लेट्स सी आप यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि नहीं। आई होप आपको आज के टॉपिक्स में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको आप वीडियो को दोबारा तिबारा 2 बार 3 बार देखिएगा, ताकि छोटी छोटी बहुत सारी डिटेल्स हैं। आज की क्लास में थोड़ा सा लैग रहा, तो उसके लिए आप एक बार वापस से जब देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। आप इस टॉपिक को टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑक्सीडेशन एन फैक्टर्स कैलकुलेट करना। एन फैक्टर्स कैलकुलेट करके ही हम एक्यूरेटली टाइट्रेशन रिएक्शंस में अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आप यहाँ देखिएगा एक बार इसको दोबारा, राइट। एंड कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको रेगुलर बीच में दिए हैं, बीच में भी, तो वो भी करिएगा। आई होप आज आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन, बाय बाय।